Hello students, welcome to Abhipedia powered by New IAS. My name is Rohit Mida. Students, SSC MTS एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनगोइंग है। तो जो स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है फ्री वार्म अप क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही अहमियत रखता है एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। 25 क्वेश्चन यहाँ पे एमटीएस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में से। अब जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में से जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से काफी लेवल पे अगर मैं बात करूं 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पे करंट अफेयर के सेक्शन से ही आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। दैट इज अ लिंक ऑफ फ्री वार्म अप कोर्स, जहां पे आपको पीडीएफ क्लास का पीडीएफ भी आपको वहां पे मिलता जाएगा। और फॉर द डिटेल्ड कंप्लीट कोर्स उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। दैट इज जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एसएससी एमटीएस। चलिए अब बात करते हैं यहां पे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020। 2020 के लिए तानसेन सम्मान किसको दिया गया? तानसेन सम्मान, देखिए तानसेन एक महान संगीतकार, आपने नाम सुना होगा। तो तानसेन के लिए यहाँ पे एक सम्मान मतलब अवार्ड, तानसेन के नाम पे यहाँ पे एक अवार्ड दिया जाता है, इट इज तानसेन सम्मान। तो 2020 के लिए ये पुरस्कार किसको दिया गया, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न में 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन क्या क्या कहते हैं? पहला नाम है हर्षद मेहता, दूसरा नाम है सतीश व्यास, तीसरा नाम है लीलाधर जगूरी, चौथा नाम है कमल हसन। तो इनमें से किसको मिला? तो देखिए तानसेन सम्मान के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2020 के लिए ये जो पुरस्कार था ये दिया गया सतीश व्यास जी को। ये दिया गया है सतीश व्यास जी को। सतीश व्यास जो कि एक संतूर प्लेयर है, एक संतूर प्लेयर है, संतूर बजाते हैं ये, ठीक है। ये क्या बजाते हैं? ये संतूर बजाते हैं, ये संतूर बजाते हैं सतीश व्यास। तो इनको यहां पर 2020 का तानसेन सम्मान दिया गया है। अब ये जो तानसेन सम्मान है कौन देता है इसको, इस अवार्ड को देता कौन है? तानसेन सम्मान को क्या भारत सरकार देती है? नहीं, तानसेन सम्मान को देती है मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो यहाँ पे इस अवार्ड को देती है, मध्य प्रदेश की सरकार। तानसेन समारोह भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तानसेन समारोह भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसके चलते हुए यहाँ पर तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। अब तानसेन सम्मान को मध्य प्रदेश की सरकार क्यों देती है? क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर एरिया का एक प्लेस है, दैट इज बेहत गांव, बेहत। इसी बेहत में तानसेन का जन्म हुआ था, तो उसी के चलते हुए यहाँ पर तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस साल 2020 के लिए जो पुरस्कार दिया गया, अभी 2021 में दिया गया पर 20 के लिए दिया गया है, तो किसको दिया गया? सतीश व्यास जी को दिया गया, जो कि एक संतूर प्लेयर है, मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और राजधानी कैपिटल की अगर मैं बात करूं वो है भोपाल। तो बेसिकली एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन तो हमारा ये था कि तानसेन सम्मान किसको मिला, सतीश व्यास जी को मिला है, बट हमने एक क्वेश्चन और जाना कि सतीश व्यास क्या करते हैं? ये संतूर बजाते हैं, संतूर प्लेयर है। उसके बाद तानसेन सम्मान देता कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमने जाना, तानसेन का जन्म बेहद गाँव में हुआ था। तो एक क्वेश्चन था बट उसके साथ 3 क्वेश्चन के और आंसर हम जान चुके हैं। और एक और क्वेश्चन हमने जाना, दैट इज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमने जाना, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, दैट इज भोपाल। तो एक क्वेश्चन है बट उसके साथ हमने कितने क्वेश्चंस को और कवर अप कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, रेलवे बोर्ड, हिंदी में भी हम यही बोलेंगे रेल बोर्ड। तो इसके जो
चेयरमैन अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसको नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया है। देखिए इस कुर्सी पे जो पर्सन बैठे हुए थे, चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड, इनका नाम था वीके यादव, विनोद कुमार यादव। तो ये तो हो गए रिटायर। तो यहाँ पे इनकी जगह पर अब नए पर्सन को अपॉइंट किया गया है। तो ये नया पर्सन कौन है जिसको यहाँ पे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या सीईओ बनाया गया, चेयरमैन एंड सीईओ बनाया गया। सबसे पहले तो रेलवे बोर्ड की बात कर लें। ये रेल बोर्ड क्या है, देखिए 1853 में 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। ये सबको पता होगा। कहां से लेके कहां तक चली थी ये भी मैं बता देता हूं। बॉम्बे से लेके थाने तक चली थी पहली रेल 1853 में पहली रेल बॉम्बे से लेके थाने तक चलाई गई थी। अब भारत में जब 1853 में पहली रेल चली थी, उसी वक्त बना था रेल बोर्ड। यानी कि ये कब से बना हुआ है, 1853 से बना हुआ है रेलवे बोर्ड। पूरा का पूरा रेल प्रशासन, रेल बोर्ड और पूरा का पूरा रेल सिस्टम मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेलवे बोर्ड की। तो रेलवे बोर्ड के हेड होते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। तो अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक ही पर्सन है, किसको नियुक्त किया गया है, नया पर्सन। तो इनका नाम है सुनीत शर्मा। ये बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए क्लास का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट ये किस कंट्री ने पास किया है? हैज बीन पास्ड बाय विच कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान डायस्पोरा फीमेल्स। देखिए यहां पर एक बिल की बात हो रही है, दैट इज एक स्कॉलरशिप एक्ट की बात हो रही है, एक स्कीम की बात हो रही है, दैट इज मलाला यूसुफजाई, जो कि एक नाम है, उसके साथ स्कॉलरशिप एक्ट चलाया गया। ये किस कंट्री ने स्टार्ट किया है और किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया है? किस कंट्री ने स्टार्ट किया है, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। और पर्पस फीमेल्स हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो किस कंट्री ने इसको स्टार्ट किया है? ठीक है, किस कंट्री ने इसको स्टार्ट किया है? मैं आपको बता दूं ये मलाला यूसुफजाई कौन है। हु इज मलाला यूसुफजाई? मलाला यूसुफजाई, देखिए काफी समय पहले पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने फीमेल एजुकेशन पे बैन लगा दिया था कि जो महिलाएं हैं ये स्कूल नहीं जाएंगी, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी, ये पढ़ाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो फीमेल्स के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। एक तरफ हम बात करते हैं इक्वालिटी की, मेल फीमेल इक्वालिटी की, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश में ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा वॉलेशन कि फीमेल्स को राइट्स ही नहीं है, वो स्कूल कॉलेज एजुकेशन का राइट उनको नहीं मिल रहा। तो उसी वक्त एक यहाँ पे फीमेल थी जिसका नाम था मलाला यूसुफजाई। इनको पढ़ाई करनी थी, तो इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तालिबान के इस इनिशिएटिव के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो तालिबान के कुछ चहीतों ने इनको काफ़ी चोट पहुँचाई, इनको हार्म किया। उसके बाद इनको फ़ौरन भेज दिया गया फॉर द ट्रीटमेंट, एंड वहीं पे रह के इन्होंने अपना स्टडी स्टार्ट किया। बट पाकिस्तान के अंदर फीमेल एजुकेशन को लेके इनकी जो आवाज़ थी वो चलती रही। तो शी इज़ द एजुकेशन एक्टिविस्ट, ये एक एजुकेशन एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजाई। उसके बाद इन्हीं प्रोसेसेस को लेके इन्होंने तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, इनको तो स्कॉलरशिप्स मिलता रहा उसके बाद, बट इनके इन इनिशिएटिव्स को लेके इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। कब? 2014 में, 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। देखिए नोबेल अवार्ड जो होते हैं ना, ये दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड है, इनसे ऊपर कोई अवार्ड नहीं है। तो नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया 2014 में मलाला यूसुफजाई को। ठीक है, इनके इनिशिएटिव्स को लेके एंड टिल नाउ, आज तक ये नोबेल पीस प्राइज को रिसीव करने वाली दुनिया भर की सबसे यंगेस्ट पर्सन है। नोबेल पीस प्राइज को आज तक की हिस्ट्री में रिसीव करने वाली सबसे यंगेस्ट पर्सन मलाला यूसुफजाई, पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट वी कैन कॉल्ड।
उसके बाद बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं ये। इनकी किताबें जैसे मैं नाम लूँ, आई एम मलाला इनकी एक किताब है, दूसरी इनकी ये किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ऐसी कुछ किताबें ये लिख चुकी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने पाकिस्तान डायस्पोरा फीमेल्स के लिए पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी सहायता के लिए यहाँ पर मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। और ये कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है, जिसके चलते हुए यूएसए यहाँ पे स्कॉलरशिप देगा फीमेल्स को स्टडी के लिए, पाकिस्तानी फीमेल्स को स्टडी के लिए यूएस यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो मलाला यूसुफजई नोबेल पीस प्राइज 2014 में मिला था। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की और बात करते हैं यहाँ पे। 2014 में जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था ये 2 लोगों को दिया गया था, यानी कि एक अवार्ड था, विनर 2 थे, तो दोनों में आधा आधा डिवाइड होता है। ट्रॉफी दोनों को मिल जाती है, सर्टिफिकेट दोनों को मिल जाता है, बट जो कैश होता है ना, जैसे अवार्ड मिलता है जो, वो कैश आधा आधा जाता है, ठीक है, आधा कैश उसको आधा कैश उसको। अवार्ड प्राइज मनी जो होती है, प्राइज मनी आधी आधी डिवाइड होती है जब भी नंबर ऑफ विनर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि अवार्ड तो एक ही है बट वो डिवाइड हो जाता है। तो नोबेल पीस प्राइज 2014 में 2 लोगों को मिला था। एक तो हमने जाना मलाला यूसुफजई। अब मैं दूसरा यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दूसरा पर्सन भारतीय था। एक भारतीय और एक पाकिस्तानी को एक साथ अवार्ड दिया गया था। अब दूसरे पर्सन भारतीय थे। अब ये कौन थे? वेरी फेमस पर्सनालिटी अगेन, कैलाश सत्यार्थी। इनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। चाइल्ड राइट मतलब बच्चों के अधिकारों को लेके काम करते हैं, बच्चों के राइट्स को लेके ये वर्क करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी। तो 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी जी को भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं और ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। इनकी एक संस्था भी है, दैट इज बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके ये फाउंडर एंड चेयरमैन है। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। चलिए, आई होप समझ में आया होगा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम मोरमुगांव पोर्ट, वेयर इज द पोर्ट लोकेटेड। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आपको टिपिकल लगेगा, बट मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज कंफ्यूज करने के लिए डाली जाती है बढ़ते हुए लेवल में साथ। एग्जाम में आज देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एग्जाम में कुछ लेवल तो बढ़ेगा ही, बट एग्जाम में लेवल नहीं बढ़ता है। एग्जाम में क्वेश्चंस को समझाने का लेवल बढ़ता है कि हमें क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर सिंपल होता है बट क्वेश्चन इस वे में डाला जाता है कि आपको कंफ्यूज करे, ठीक है, आप दुविधा में पड़ जाओ, ये चीज होती है पेपर के अंदर। तो यहां पे ये क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार ने एक साइंटिस्ट की एक टुकड़ी भेजी, किस लिए? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो कि हमारा कॉन्टिनेंट है, उसकी स्टडी करने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। और ये जो भारत ने साइंटिफिक ग्रुप भेजा है, ये भारत का 40वां ग्रुप है अंटार्कटिका की स्टडी के लिए। अब ये यहां तक क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो भेजा गया साइंटिफिक मिशन, ये भारत के एक पोर्ट, भारत का एक पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह। भारत की एक बंदरगाह जिसका नाम है मोरमुगांव, मोरमुगांव, इस बंदरगाह से भेजा गया, इस बंदरगाह से भेजा गया, इस पोर्ट से भेजा गया। तो ये जो बंदरगाह है ये कहां पे स्थित है, ये क्वेश्चन है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन भी तो पूछ सकता था, इतनी चीजें बताने की क्या जरूरत है, सीधा भी तो पूछ सकता था कि मोरमुगांव पोर्ट किस राज्य में है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता, हम सीधा बता देते। तो इतना क्वेश्चन घुमाया फिर आया, ताकि आप डर जाओ कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आपको समझ में ना आए। ये चीज एग्जाम के अंदर होती है। पेपर सिंपल सा एमटीएस का, बट क्वेश्चन लेवल के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन लेवल जो है, हम सब जानते हैं कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ साथ लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हम जो एस्पिरेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो लेवल भी बढ़ेगा। अब किस राज्य में है मोरमुगांव पोर्ट? अब देखिए, मोरमुगांव, गाँव गाँव, अब गाँव से यहाँ पे क्या जाता है? गोवा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस वे में कि मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे है? गोवा में, गोवा। तो गोवा से ये साइंटिफिक मिशन भेजा गया है, गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन्स लॉन्च करी है? कृषि संजीवनी वैन्स लॉन्च करी है
कि ये जो वैन्स हैं ये एक तरह की लेबॉर्ट्रीज है, कृषि लेबॉर्ट्रीज, एग्रीकल्चर लेबॉर्ट्रीज। ये क्या करेंगी, खेतों से खेतों, फील्ड टू फील्ड जाएंगी और वहां पे मिट्टी पानी को टेस्ट करेंगी और किसानों को सजेस्ट करेंगी कि किस तरह से जो कीड़े होते हैं उनसे बचाया जा सकता है फसल को। तो ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है, किस राज्य ने स्टार्ट किया है? ऐसी 40 वैन इस राज्य ने लॉन्च करी हैं, 40 वैन लॉन्च करी हैं और इस राज्य का टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक वैन जानी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी वैन जानी चाहिए। कृषि संजीवनी वैन्स, कृषि संजीवनी वैन्स किसानों की सहायता के लिए, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। एंड एक टारगेट हमारा क्या है कि किसान की आय को बढ़ाना है, किसान की आय को बढ़ाना है, दोगुना करना है। यहाँ पर भारत सरकार का एक टारगेट है कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना किया जाएगा, 2022 तक। तो यहाँ पर कृषि संजीवनी वैन एक राज्य का इनिशिएटिव एक राज्य ने स्टार्ट करा है। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है कर्नाटका, ये राज्य है कर्नाटका। तो कर्नाटका की सरकार ने, कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है बीएस येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है कर्नाटका की। इन्होंने 40 वैन यहाँ पे लॉन्च करी है, दैट इज कृषि संजीवनी वैन्स, कृषि संजीवनी वैन्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन, 1.5 किलोमीटर लगभग की ये ट्रेन थी। तो यहाँ पे मोदी जी ने इसको खुद लैंड ऑफ किया है। तो ये जो ट्रेन है ये किस किस राज्य के बीच में चलेगी, ये किस किस राज्य के बीच में चलेगी? ये जो भारत दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन है ये किस किस राज्य के बीच में चलने वाली है? तो ये बेसिकली एक जगह है यहाँ पर किशनगढ़, ठीक है, राजस्थान के अंदर किशनगढ़ नाम की एक जगह है, वहां तक चलने वाली है। और कहाँ से, बट कहाँ से? तो ये एक अनेती नाम की जगह है हरियाणा में। तो हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में ये ट्रेन चलने वाली है, हरियाणा एंड राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी टू प्रोटेक्ट द यूनिक लैंग्वेज कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ लद्दाख? देखिए लद्दाख भारत का यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। अब जो लद्दाख है, लद्दाख के अंदर काफ़ी लेवल पे बुद्धिस्ट पीपल्स भी रहते हैं। तो लद्दाख का जो यूनिक लैंग्वेज है, जो कल्चर है वहाँ का, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, एक कमेटी बना दी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, समझिएगा, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी में मैं खुद ट्रांसलेट कर रहा हूं उसको, समझिएगा आप, मेरी समझिए, मेरे को सुनिए, आपको वहीं से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि लद्दाख के अंदर जो लद्दाख का एक अपना डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, एक कल्चर है वहाँ का, हेरिटेज है वहाँ का, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये कमेटी बनाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो इसके हेड कौन है? इस कमेटी के, इस कमेटी के हेड कौन है? तो इस कमेटी के हेड है जी किशन रेड्डी साहब, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स। ये देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक नाम है अमित शाह। अब अमित शाह कौन है? अमित शाह कौन है? अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, हमारे होम मिनिस्टर है, ये हम सब जानते हैं। अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर है, हमारे गृह मंत्री हैं। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स भी हम इनको बोलते हैं। अब अमित शाह जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद तो नहीं लेंगे, अमित शाह जी को भी चाहिए कि उसके नीचे भी उसका एक डेप्यूटी पर्सन काम करे। तो उसका जो डेप्यूटी होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो हर मिनिस्ट्री में यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स। तो यानी कि होम मिनिस्ट्री के जो डेप्यूटी मिनिस्टर है वो है जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी जी को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली जी दिल्ली हाई कोर्ट में जज थी। इनको अब किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बना दिया गया है? जस्टिस हिमा कोहली जी दिल्ली हाई कोर्ट में जज थी, इनको ट्रांसफर प्रमोशन देके यहाँ पर किसी हाई कोर्ट में यहाँ पे भेज दिया गया है चीफ जस्टिस बना के। हाई कोर्ट का चीफ, देखिए हाई कोर्ट का जो हेड होता है वो होता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो इनको किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है
और ये उस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, क्योंकि उस राज्य में आज तक जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं सबके सब मेल थे। ये पहली बनी है, ये पहली बनी है। तो ये जो हाई कोर्ट है ये है तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट जिसको हम बोलते हैं हैदराबाद हाई कोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो हाई कोर्ट है। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट टोटल जो हाई कोर्ट है वो कितने हैं? 25। इंडिया के अंदर जो टोटल हाई कोर्ट है वो है 25 हाई कोर्ट है भारत के अंदर। और हाई कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट का जो जज होता है या फिर चीफ जस्टिस होता है, इसकी जो रिटायरमेंट एज होती है, वर्किंग एज होती है, वो होती है 62 ईयर्स, 62 साल। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब इसको किया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है बच्चों? ये होता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को दुनिया भर में हिंदी का जो अपना एक आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने के लिए, दुनिया भर में जो हिंदी वाले लोग रहते हैं इनका एक अपना आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को, 10 जनवरी को दुनिया भर में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बट यहाँ पे एक नेशनल हिंदी डे भी होता है, एक नेशनल हिंदी डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कब होता है? ये कब होता है? ये होता है 14th ऑफ सितंबर को। ये होता है 14th ऑफ सितंबर। 14 सितंबर को हम इसको, 14 सितंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 14 सितंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट इज वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे इंग्लिश में हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये कब होता है? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये एनुअली लिखा हुआ है, बट प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पर एनुअली नहीं, बाई एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए 2015 तक तो इस दिन को हम एनुअली ही ऑर्गेनाइज करते थे, बट 2015 में भारत सरकार ने इसको बाई एनुअल इवेंट बना दिया था, यानी कि 2017 में ऑर्गेनाइज हुआ, 2019 में ऑर्गेनाइज हुआ और अभी 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ। तो कब होता है ये होता है 9 जनवरी को। ये होता है 9 जनवरी को। अब सबसे पहले तो दिन होता क्या है? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो हमारे इंडियन पीपल्स अदर कंट्रीज में जाके बसे हुए हैं, हमारे जो भारतीय लोग प्रवासी हो गए हैं, अदर कंट्रीज में, देश विदेश में जाके बसे हुए हैं, देश विदेश में रहकर उन्होंने भारतीय साहित्य को, भारत की जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, हमारा जो यूनिक आइडेंटिटी है, इसको जिंदा रखा हुआ है। ये कोने कोने तक दुनिया भर में उसको पहुंचा रहे हैं। तो इसी के चलते हुए इन लोगों के लिए हम एक दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब 9 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अपना लॉ प्रैक्टिस करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अपना लॉ प्रैक्टिस करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसी के चलते हुए 9 जनवरी को दुनिया भर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए, क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट हो यू कैन आस्क। हाँ, जब भी प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज होता है हम यहाँ पे एक अतिथि को भी बुलाते हैं, एक चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया जाता है। तो इस साल हमने किसको चीफ गेस्ट बुलाया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है सूरीनेम। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है सूरीनेम। सूरीनेम देश के जो हेड है, इस देश के जो हेड हैं प्रेसिडेंट, जिनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको हमने इनवाइट किया था। ये हमारे अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। ये साउथ अमेरिका का एक देश है सूरीनेम, इसके जो हेड है वो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कोविड-19, अब देखिए कोविड-19 कोरोना वायरस था, इसको लेके वैक्सीन भी आ चुकी है। ठीक है, वैक्सीन यहाँ पे आ चुकी है। तो वैक्सीन को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि वैक्सीन प्रॉपर भेजते रहे, यूटिलाइज होती रहे, उसके लिए भारत सरकार ने कमेटी बना दी। उसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बना दी। तो इस कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द एम्पावर्ड कमेटी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर द कोविड-19 वैक्सीन। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इस कमेटी के
हेड किसको बनाया गया है? तो इस कमेटी के हेड बने हैं राम सेवक शर्मा, RS शर्मा जी, राम सेवक शर्मा जी, ये इस कमेटी के हेड है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रैंक क्या रहा? देखिए, हेनले एंड पार्टनर्स आपकी एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश करती है। पासपोर्ट इंडेक्स कहने का मतलब ये बताती है कि दुनिया भर में कौन से जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, शक्तिशाली, ठीक है। तो यहाँ पे भारत को क्या रैंक दिया गया, भारत का जो पासपोर्ट है वो कितना शक्तिशाली है? तो भारत का पासपोर्ट रैंक है 85 आउट ऑफ 191। तो एंड इंडिया को जो स्कोर मिला वो मिला 58, जो हमारा स्कोर है वो 58 है। अब स्कोर के बोलने का मतलब क्या होता है? स्कोर बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो दुनिया में 58 कंट्रीज ऐसी हैं, दुनिया में 58 देश ऐसे हैं जहां तक आपको जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, वीजा फ्री एंट्री मिलती है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, हाँ एक चीज मैं और यहाँ पे बता देता हूँ कि टॉप सबसे ज्यादा पावरफुल किस कंट्री का पासपोर्ट है? वो है जापान, वो है जापान। 191 कंट्रीज में यहाँ पर वीजा फ्री एंट्री मिलती है जापानीज पासपोर्ट के साथ। जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट, एक किताब, इस किताब का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड द पॉलिटिक्स इन इंडिया। कि भारत में कुछ मिथ्स हैं इस्लाम को लेके, फैमिली प्लानिंग्स को लेके, तो ये मिथ्स को लेके एक किताब लिखी गई है। इस किताब को लिखने वाले लेखक कौन है, किसने लिखी है किताब? तो देखिए, इस किताब को लिखने वाले एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इनका नाम है SY कुरैशी, SY कुरैशी। तो SY कुरैशी साहब ने ये किताब लिखी है, दैट इज द पॉपुलेशन मिथ, द पॉपुलेशन मिथ। और भारत के प्रेजेंट जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मैं कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का हेड। तो किताबों को लेके भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स का क्लास, जिसके अंदर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। क्लास के अंदर अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता या कोई दुविधा है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपने किसी भी तरह के डाउट को पूछ सकते हो, उसका आंसर हमारी टीम की तरफ से कर दिया जाएगा। और अगर आप MTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्री कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को पढ़िए, ताकि आप अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, क्योंकि यही सही समय है नौकरी पाने का, यही सही समय है आगे का। तो MTS के लिए हम आपके लिए पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स भी है हमारे पास और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, दैट इज़ SSC MTS को लेके। एंड अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ही पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारा ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।